हेलो एवरीवन। तो आज हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का पेपर हुआ था। तो उसमें पहला पेपर हो चुका है। तो ये पेपर हमारे सामने है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं। अगर देखें तो पूरे PYQ रिपीट हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरा रिपीट है इसमें, तो वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहले पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें इसमें एक बार मतलब देखते हुए चलेंगे, और जो पेपर 2 आएगा प्रॉब्लम उसमें आती है थोड़ी बहुत। तो जब पेपर 2 हो जाएगा शाम को, वो भी पेपर आ जाएगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो खंड ए, तो 2 खंड होते हैं इसमें, खंड ए और खंड बी। ठीक है। तो इसमें जो खंड ए होता है वो कंपलसरी होता है करना। खंड ए का पहला और खंड बी का 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। और बाकी आप चूज़ कर सकते हो कि दूसरा और तीसरे में से इनमें से टोटल 5 क्वेश्चन चूज़ करने पड़ते हैं। तो 2 तो यही हो गए, 1 और 5, तो ये तो कंपलसरी है ही। खंड एक में से आप दो वाले सेक्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे 2 और 3 कर लिए खंड पहले में से, और खंड बी जो है उसमें से एक क्वेश्चन चूज़ कर लिया, छठा। ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि या तो आप 6-7 इसमें से यूज़ कर लो, एक इसमें से यूज़ कर लो, या जैसे 2-3 इसमें से और एक इसमें से। तो मतलब टोटल मिला के 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, अगर बिना सेक्शन वाइज। मैं सब क्लॉज की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जैसे एक एक के है ना ये वाले ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं वैसे अगर इजी की बात करूँ, इजी हमें पहले सेक्शन से ही पड़ता है कि पहले सेक्शन से ही 3 क्वेश्चन चुन लिए जाएं, और 2 क्वेश्चन अपने खंड बी से हो जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। तो खंड जो पहला है इसमें बोला गया है कि 150 शब्दों की टिप्पणी कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है। ये एक एक से 5 क्वेश्चन, तो ये कंपलसरी होते हैं। तो इसमें ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो पूरा उन्होंने एक जो कोचिंग संस्थान है उनकी जो बुक है, जो हम फॉलो भी कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल डिक्टो आप याद कर सकते हो। तो रटने वाली चीज़ है, या अपभ्रंश का योगदान पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। तो वो बता देनी है कि अमीर जो खुसरो हैं कैसे अलग अलग भाषाओं में उनका योगदान था। ब्रजभाषा, खड़ी बोली में जो भी पुट देखने को मिलता है सबसे पहले इनकी कविताओं में मिलता है। फिर तीसरा था कि रहीम की कविता की प्रासंगिकता। तो रहीम जो है इनकी जो दोहे हैं वो हमारे जो नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगे। उनका एक टॉपिक दे रखा है, तो वो इनफ है का मतलब पढ़ने के लिए। तो थोड़ा बहुत दूसरी अलग से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो 10 के नोट सब पढ़ते हैं, तो सेम आंसर ना लगे इसके लिए आपको थोड़ा अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाकी कंटेंट वही होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्ध नाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। तो सिद्ध नाथ साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप कैसे कैसे चल रहा था, तो उसमें एग्जाम्पल के साथ हम लिख के बता देंगे। तो 5वां था कि ये स्वतंत्रोत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। तो स्वतंत्र जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया उसके बाद कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ और क्या क्या चुनौतियाँ आई हिंदी के विकास में, तो वो लिखना है। तो 5 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे पहले के, वो हमने देख लिए हैं। फिर दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरे में 3-3 सेक्शनों का पार्ट बना हुआ होता है, 3 ये है और 3 इसमें क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें है कि ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो उसके आधार पे हमें ये आंसर लिख देना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। जो दक्षिणी हिंदी है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में तो सौरसैनी अपभ्रंश का काफ़ी योगदान है, और जो दक्षिणी हिंदी है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करना पड़ता है, तो जो कि करते भी हैं। तो ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो अवधी भाषा के बारे में बता देना है कि उनकी व्याकरणिक भाषा क्या क्या थी। तो वो भी 10 के नोट्स में दे रखा है, और वो इनफ है।
तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर तीसरे में आ जाता है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण दशा पर प्रकाश डालिए। तो ये तीसरा हमारा खंड हो जाता है। तो इसमें बता देने की कैसे कैसे शब्दावलियों का निर्माण हुआ था, वर्तमान दशाएं क्या है। फिर पहाड़ी हिंदी के प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहाड़ी जो बोली है, हाँ, तो जैसे कोमनी हो गई, गढ़वाली, तो ये जो पहाड़ी बोलियाँ हैं इनका संक्षिप्त हमें परिचय देना था। तो ये भी हो जाता क्वेश्चन। अवहट्ट का परिचय, सामान्य परिचय दीजिए। तो अवहट्ट जैसे कि अभ्रंश, अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी आती है, तो इसके सामान्य परिचय की बात हो गई। तो अभ्रंश भी पूछ लिया गया है, अवहट्टी भी पूछ ली गई है, तो ये देखते हुए चलना। और ये सब हम कवर करेंगे अपने नोट्स से जब हम पढ़ेंगे। अभी हमारी कहानी चल रही है, कहानी के बाद उपन्यास, नाटक, GS2 को ख़त्म करते हुए हम पेपर 1 पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेक्शन इसमें हो गए थे। बाकी इसमें एक जो क्वेश्चन बचा है ऑप्शन, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना तो सब कुछ ही होता है। अटेम्प्ट वो तो वहाँ पे पेपर के बाद ही पता चलता है कौन से चूज़ करेंगे हम। तो इसमें ये ऑप्शनल में ये अच्छी बात होती है कि इसमें हमें क्वेश्चन 2 तो वो बताते हैं कि ये तो आपको करने ही है, और बाकी 3 हमें ही चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 का है कि ये देवनागरी लिपि का महत्व बताइए। तो देवनागरी लिपि कैसे कैसे वो उसका विकास हुआ और कैसे कैसे वो हिंदी के क्षेत्र में उसने आधार बनाया। फिर आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ। इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो ब्रज के खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ, तो हम देखते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम से खड़ी बोली का विकास अच्छे धीरे धीरे विकसित होने लग गया था, और बाद में आगे काफ़ी परिपक्वता के आधार पे आ गई थी खड़ी बोली। तो ये पूछा है कि खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ ब्रजभाषा के स्थान पे। तो ब्रजभाषा भी यहीं जो क्षेत्र था मथुरा साइड का, यहाँ पे ब्रजभाषा काफ़ी चल रही थी, और आज भी मथुरा में देखी जा सकती है। और बाकी खड़ी बोली जैसे हरियाणा क्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र, और थोड़ा यूपी का क्षेत्र, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बोली जाती है, मेरठ वाला क्षेत्र। तो ये इसके ऊपर था क्वेश्चन। तो इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या करनी थी। तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो तकनीक कैसे कैसे अलग अलग ऐप आ रहे हैं, जो ऐप आ रहे हैं उसमें हिंदी की कैसे जैसे बदलती रहती है। हम हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी, और जैसे कि हम गूगल में भी बोल देते हैं तो हिंदी की टाइपिंग होने लग जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही हैं, और उनसे आने वाली जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं। तो वो चुनौतियां लिखनी थी हमें। ठीक है, फिर उसके बाद खंड बी है। खंड बी में आ जाते हैं कि 5वां है, इसमें 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखिए। तो 5 का ए, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का विभाजन। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। तो ये काफ़ी पता ही होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाती है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल को। तो उन्होंने काल विभाजन किया था, उनके आधार पे हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा है कि कबीर की काव्य भाषा। तो ये हम पेपर 2 के साथ पढ़ते हुए चलते हैं कबीर जी को। तो उनकी काव्य भाषा के बारे में बता देना था कि उनकी काव्य भाषा कैसी थी, कैसे अलग अलग भाषाओं में, और उनकी भाषा थोड़ी कहीं प्रेम भाव की दिखाई देती थी, तो कहीं थोड़ी गुस्से टाइप की दिखाई देती थी। तो वो सब पुट हमें यहाँ काव्य भाषा में बता देने हैं कि कैसे कैसे उनकी, और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद सूरदास का विरह वर्णन। तो सूरदास ने जो है उस पर जो कृष्ण जी और गोपियों के विरह वर्णन की बात की गई है। तो ये पेपर 2 का काफ़ी अच्छा टॉपिक था, वहाँ से कवर हो जाता है ये विरह वर्णन। फिर उसके बाद 5वें का ये डी है, हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा कीजिए। तो प्रगतिवादी हम पढ़ ही रहे थे अभी, आज की ही वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मार्क्सवादी धारा आगे चलकर प्रगतिवादी धारा में बदल गई थी, और जीवन के यथार्थ को जो दिखाया जा रहा था वो आर्थिक रूप से दिखाया जा रहा था। तो आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर दिखाया जा रहा था। तो इसमें आर्थिक परिस्थितियाँ ही मुख्य रूप से आती हैं प्रगतिवादी समीक्षा में। तो इसके ऊपर हमें आंसर लिख देना था।
फिर पाँचवा ही है ई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। इनकी आलोचना जो है, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके इन दोनों में टकराव होता रहता था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में, तो उनकी आलोचना पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना छठा आ जाता है, बिहारी रस श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो बिहारी रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस आधार पे हम देख सकते हैं कि बिहारी जी, हाँ, तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे, तो उन्होंने कैसे कैसे श्रृंगार रस पे बात की है। तो उन्होंने, तो वो हमें जो भाषा है ये हम पेपर 2 में पढ़ते हैं, बिहारी हमारे पेपर 2 के पार्ट है, तो उसी का पुट हम यहाँ पे रख सकते थे अच्छे से। फिर छठे का दूसरा आ जाता है कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी का योगदान। अब बता दीजिए प्रेमचंद जी के गोदान कौन कौन से हैं, गोदान सॉरी उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे रंगभूमि, करम भूमि, सेवा सदन है, और ये सब जो हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास थे। और गोदान में कैसे, हमारे जो सिलेबस में भी है गोदान, तो उन्होंने कैसे कैसे समस्याओं को उभारा है, कैसे कैसे योगदान दिया है हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में, तो वो सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर छठे का सी है, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के चरित्रों में, नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बोला है कि नाटक, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक नाटक जो हमारे सिलेबस में भी है वो भारत दुर्दशा है, तो उसके आधार पे हमें राष्ट्रीय चेतना को दिखा देना है कि कैसे कैसे वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोट भी मिल जाएंगे भारत दुर्दशा में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से राष्ट्रीय चेतना को दिखाया है, तो उस नाटक के आधार पे हम ये लिख सकते थे। ठीक है, अभी तक तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगा है, आगे देखते हैं। अज्ञे की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो अज्ञे की एक वो है, लंबी कविता है हमारे सिलेबस में, वो है असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा, तो उनके आधार पे हमने काव्य की प्रमुख, उसमें काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है, तो वहाँ से हम ये लिख सकते थे आंसर। ठीक है, अगर हमें लिखना होता तो। फिर उसके बाद दूसरे की बात करें, मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन करें। तो यहाँ में हमारे सिलेबस में एक नाटक है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त। तो जैसे जयशंकर प्रसाद के जो नाटक बोले जाते हैं ना, तो वो काफ़ी मंच पे काफ़ी टफ होते हैं उतारने, तो उसी के आधार पे इन्होंने मंचन का पूछ लिया है कि नाटक को कैसे मंचन पे उतारा जाए, तो वो बताइए। तो इस आधार पे हम वहाँ से कंटेंट मिल जाता और काफ़ी अच्छे से हम लिख सकते थे। फिर सातवां है कि महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व पर आकलन कीजिए। जो महादेवी वर्मा है उनके संस्मरण कौन कौन से हैं, तो रेखा चित्र वगैरह इन्होंने लिखा है महादेवी वर्मा ने, तो इनके संस्मरण को हम दिखा सकते थे, ये भी हमारे टॉपिक में है। और महादेवी वर्मा हम छायावाद में भी पढ़ते हैं, छायावाद की भी लेखिका हैं। फिर उसके बाद आठवें का नागार्जुन जनवादी कवि हैं, इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। तो इनकी एक लंबी कविता है, वो अकाल का एक दिन, हाँ, अकाल का एक दिन है, तो ये इन्होंने लिखी है, नागार्जुन की कविता है। ये जनवादी कवि थे, ये काफ़ी कटाक्ष करते थे, ये डायरेक्ट कटाक्ष करते थे कोई भी नेता हो, तो इसलिए हाँ ये हमारे टॉपिक में है, तो ये भी लिखी जा सकती थी। और कृष्णा सोवेती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये जो कृष्णा सोवेती हैं वो स्त्री विमर्श की लेखिका हैं, तो इन्होंने नारियों के ऊपर काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो मित्रों मर्जानी है, और इनकी जो भाषा शैली है वो पंजाबी मिश्रित है, तो इस आधार पे हम लिख सकते थे। तो इनके भी हमें कंटेंट दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कला का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन है, तो उस आधार पे हम लिख सकते थे। तो अभी हमने जो देखा है पूरा जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, पहले जो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे हम अच्छे से लिख सकते थे। और अब सेकंड जो पेपर आएगा उसको भी देखते हैं कि वो कैसे आने वाला और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू।